नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी इक्विटी की जर्नी काफ़ी आगे बढ़ गई है और लेवल 1 पे जो हमारा करिकुलम है उसके कुछ आखिरी टॉपिक्स फोकस करते हैं कि हमें कुछ बेसिक अवेयरनेस मिले ऑन हाउ डू वी वैल्यू, हाउ डू वी अराइव एट अ प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। तो जब हम इक्विटी वैल्यूएशन की बात करते हैं, पहली बात ये समझिए कि आप सिर्फ थ्योरेटिकली 30-40 पेज पढ़ के 50 पेज पढ़ के एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। The primary objective of introducing all these models here at level 1 is आपको बेसिक कैलकुलेशन फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव पता चले एंड एक ओवरव्यू आए अबाउट द वेरियस वैल्यूएशन। फिर हम लोग लेवल 2, लेवल 3 एंड इनफैक्ट इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ उसको जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना डिटेल में पढ़ेंगे, उतना हमारा थॉट प्रोसेस और क्लैरिटी आती जाएगी। बिकॉज जब भी हम वैल्यूएशन की बात करते हैं फाइनेंस में, आप कोई भी एसेट क्लास ले लीजिए, आप फिक्स्ड इनकम ले लीजिए, आप इक्विटी ले लीजिए, आप डेरिवेटिव्स ले लीजिए, आप ऑल्टरनेटिव एसेट मॉडल्स ले लीजिए जैसे कि मे बी म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर रियल एस्टेट ले लीजिए। बेसिक thought process in every valuation begins from two basic aspects. First, कि क्या वो रेगुलर कैश दे रहा है या फिर हमें बाद में अचानक कुछ बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो वो इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इक्विटी होल्डर्स होते हैं रेजिडुअल ओनर्स और उनके लिए लागू होता है भिखारी को भीख जितनी मिली ठीक, मतलब जो लास्ट में बच जाता है सब उनका होता है। वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और शायद लॉस भी हो सकता है या शायद नेग्लिजिबल भी हो सकता है। तो क्योंकि इतनी अनसर्टिनिटी रहती है इसीलिए देयर आर डिफरेंट मॉडल्स फॉर इक्विटी। बिकॉज हो सकता है कोई कंपनी बहुत ज़्यादा शायद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है, तो कैश फ्लो मैं डिटरमाइन कैसे करूँगा। कोई कंपनी जो है वो अभी फिलहाल नई कंपनी की तरह इस्टेब्लिश हुई है, ग्रो हो रही है। हम बहुत सारे स्टार्टअप्स के केस में देखते हैं, कुछ लिस्टेड कंपनीज भी जो स्टार्टअप्स के टर्म्स में लिस्ट हुई है, देखते हैं कि फिलहाल उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेग्लिजिबल है या है ही नहीं। तो ऐसे केस में फिर शायद हमें ऑल्टरनेट मॉडल्स देखने पड़ेंगे। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बंद होने की कगार पे होती है, तो उनके लिए फिर फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो बट क्योंकि वो बहुत टाइम से चल रही थी तो मे बी उनके पास एक असेट का बहुत बड़ा जत्था होता है। तो उसी के लिए हम लोग जो हमारा ये चैप्टर है वैल्यूएशन मॉडल्स रिलेटेड टू इक्विटी, उसमें हम ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेरियस मॉडल्स दैट यू विल बी लर्निंग थ्रू आउट दिस होल चैप्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 3 सेगमेंट बना दिए हैं, एक डिविडेंड बेस्ड, एक मल्टीप्लायर बेस्ड जिसको हम प्रॉपर शब्दों में रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच बोलते हैं, और एक हो गया असेट बेस्ड। अभी 2 ही मिनट पहले मैंने तीनों का एक एक शॉर्ट एग्जांपल बताया था आपको कि मे बी देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जिनकी एक डिविडेंड हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉपर रहा है, जो रेगुलरली रूटीन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जो शेयर होल्डर होगा वो प्रेडिक्ट कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है कि कितना डिविडेंड रहेगा, और अगर हिस्टोरिकली एक ग्रोथ रेट उसमें रहा है कि हमेशा डिविडेंड इस रेट से ग्रो हो रहे हैं, तो हम उसको अटैच करके वैल्यू ढूंढ सकते हैं। उन मॉडल्स को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स। कई सारी कंपनीज तो डायरेक्टली शायद ये वाले सेगमेंट में आए ही नहीं, और मे बी एक लॉ ऑफ वन प्राइस, लॉ ऑफ फेयर प्राइस भी होता है कि हमारी इंडस्ट्री की जो बाकी सारी फर्म्स है जो हमारे जैसी ही है, तो वो
कितनी वैल्यू पे ट्रेड कर रही है या उन सब का एवरेज वैल्यू क्या है, हमारा भी लगभग उसी रिलेटिव वैल्यूएशन पे बैठना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स, जिसको हम मल्टीप्लायर बेस्ड मॉडल भी बोलते हैं, जिसका सबसे प्रेवलेंट और बेसिक एग्जांपल है पीई रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स। दो कंपनीज है, एक का अर्निंग पर शेयर है 20 रुपए और वो ट्रेड कर रही है 150 पे, 7.5 का पी। दूसरी कंपनी अगर सारे एस्पेक्ट में एकदम सिमिलर है और उसका अर्निंग्स अगर 10 है तो मे बी 75 शायद इसका फेयर प्राइस बैठेगा। ये बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। मार्केट में वो किस पे ट्रेड कर रहा है, वो ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टेम्पररीली क्या उसमें मूवमेंट आए हैं, कोई न्यूज आई है, वो सारे बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बट अगर हम थंब रूल लागू करें तो दो सिमिलरली प्लेस्ड कंपनीज होगी जिनमें सिमिलर पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं, जो सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उनके जो रिलेटिव बेस्ड वैल्यूएशन के मल्टीप्लायर्स होंगे, जैसे कि पीई, जैसे कि प्राइस टू बुक वैल्यू, जैसे कि प्राइस टू सेल्स, जैसे कि प्राइस टू कैश फ्लो, ये सब हमारे सेम होने चाहिए। इफ नॉट सेम, इंडस्ट्री एवरेज निकाल के उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में हम रह सकते हैं। तो रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स हमें उसके बारे में अंदाजा बताते हैं। एंड असेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल सबसे सिंपल के एट प्रेजेंट कंपनी के पास जो बैलेंस शीट है कंपनी की, उससे आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि उसके नेट एसेट्स कितने हैं, जिसमें भी दो अप्रोच आप देख पा रहे हैं, बुक वैल्यू अप्रोच और फेयर वैल्यू अप्रोच, उस बेसिस पे। तो हम कोई भी कंपनी को सारे ही मॉडल से वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अलग अलग सिनेरियो में हमें अलग अलग मॉडल्स लागू करने की बारी आती है। इनफैक्ट डिविडेंड बेस्ड मॉडल में आप शायद देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 5 चीजें लिख रखी है। नो ग्रोथ मतलब ऐसी कंपनीज है जो काफी टाइम से डिविडेंड दे रही है और एक स्टेबल डिविडेंड हो गया है उनका, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, मोर और लेस एक बॉन्ड की तरह हो गया है कि इतना जैसे वो इंटरेस्ट देते हैं वैसे ये कंपनी उतना डिविडेंड दे रही है। तो वहां पे तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, D1/KE। मतलब जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सपोज एक स्टॉक 500 रुपए है और उससे हमारा 10% का एक्सपेक्टेशन है, तो 50 रुपए आना चाहिए। इसको उल्टा कैसे सोचेंगे, 50 रुपए आ रहा है और 10% का एक्सपेक्टेशन है, तो 50 डिवाइडेड बाय 0.1 कर देंगे तो 500 रुपए इसका वैल्यू हो जाना चाहिए। सो ये नो ग्रोथ हो गया। कांस्टेंट ग्रोथ ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, क्योंकि हम एक बेसिक रेट से तो ग्रो कर ही रहे होते हैं, जिस रेट से इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मोटा मोटी अगर हम वो लागू करें जिस रेट से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वो लागू करें, कई बार हम इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करें उसमें, तो वो आ जाता है आपका कांस्टेंट ग्रोथ। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या होगी, जितना अभी करेंटली डिविडेंड मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस प्लस द ग्रोथ रेट। इसी को हम जब रिफ्रेम करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये सारे मॉडल्स में हम सेपरेट वीडियोस लेने वाले हैं। दिस वीडियो इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज वैल्यूएशन ऑल अबाउट, और हम थोड़े टर्म से अकस्टम हो जाए कि जब ये आए। और मल्टी स्टेज ग्रोथ रेट मॉडल क्या होता है, मल्टी स्टेज ग्रोथ रेट मॉडल मतलब जरूरी नहीं है ना कि हम 6% से 5% से 8% से हमेशा ग्रो करेंगे। इनिशियल 5 इयर्स 8 इयर्स 10 इयर्स तक में भी हम लोग 20% 25% 30% का ग्रोथ लेके आ पाए, तो ऐसे केस में हमें मल्टी स्टेज ग्रोथ रेट मॉडल लागू करना होता है, ठीक है। और इन सभी का ऑल्टरनेटिव है FCFE मॉडल, क्योंकि डिविडेंड को प्रेडिक्ट करना भी काफी प्रॉब्लमैटिक या चैलेंजिंग टास्क हो जाता है प्रेजेंट टर्म्स में, क्योंकि हम लोग बहुत डायनेमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। शायद आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा कि मे बी आफ्टर 2 decades, जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि नॉर्मली काफी सारे लोग अपनी पूरी लाइफ में एक बिजनेस ही करते हैं, बट ड्यू टू द डायनेमिज्म दैट वी आर गोइंग इनटू, मे बी हमारे को एक लाइफ के स्पैन में शायद 3 बिजनेसेस 4 बिजनेसेस भी करने की बारी आए, क्योंकि चीजें आएगी खत्म हो जाएगी, आएगी खत्म हो जाएगी वैसा। सो ऐसे केसेस में हम लोग प्रेडिक्ट तो कर रहे हैं कि 3 साल बाद 2 साल बाद ये डिविडेंड होगा, बट वी आर नॉट श्योर। तो
उसका एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिव होता है FCFF, दैट इज फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, एंड FCFE, दैट इज फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी मॉडल, जिसमें भी हम आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हम अर्निंग्स में जो नॉन कैश आइटम्स है वो एडजस्ट कर देते हैं, और जो हमारा केपेक्स हुआ है और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हुआ वो एडजस्ट कर देते हैं। तो फाइनली इक्विटी वालों के पास कैश कितना बच रहा है वो देखते हैं, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट अलग हो गया, कैश कितना बच रहा है वो अलग हो गया। जरूरी नहीं है कि हम सारा डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं, रिटेंशन के टर्म्स में भी फोकस रहता है। तो डिविडेंड बेस का एक ऑल्टरनेटिव जैसा कि यहां पे लिख रखा है हमने, दैट इज FCFE मॉडल। सो प्राइमरीली अगर आप देखें तो हमें इतनी सारी चीजों के बारे में कमिंग वीडियोस में पढ़ना है, देखना है, समझना है अबाउट हाउ डू वी वैल्यू वन पर्टिकुलर शेयर स्टॉक, ठीक है, जो हम लोग होल्ड कर रहे हैं, और उस केस में डिपेंडिंग ऑन उस कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा क्या मौजूद है, फिलहाल हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स के बेस पे हम ये मॉडल्स लागू करते हैं। रादर रियल लाइफ में तो कई बार जब टेक ओवर या मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है तो हम मल्टीपल मॉडल्स को यूज करके फिर कहीं ना कहीं उनका एक एवरेज कर देते हैं, और जरूरी नहीं है कि इस पे ही हम लिमिट रहे। जैसे फेसबुक और ने जब व्हाट्सएप को अक्वायर किया था तो जो उनका डील था उसमें कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में किस रेट से सब्सक्राइबर्स ग्रो हो रहे थे उसको इनकॉर्पोरेट किया था, और मे बी 2 इयर्स 3 इयर्स में और कितने बढ़ने वाले हैं, तो पर सब्सक्राइबर एक क्या वैल्यू डिनोट हो सकती है वो दी गई थी। जब वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था तो उस केस में डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, मतलब ये जो हम पहले देख रहे हैं, वो लागू नहीं किया गया था। उसका प्राइमरी रीजन था कि बहुत ही डायनेमिक इंडस्ट्री है अगेन, जहां पे नए रेगुलेशंस आते रहते हैं और डिसरप्शंस भी होते रहते हैं, प्लस जब नए टावर्स वगैरह की जो ऑक्शन होती है उसमें क्या रेट पे किस तरीके से आएगा वो होता है। तो उस टाइम पे वो दोनों का जब मर्जर हुआ था तो बेसिकली दे डिड नॉट यूज इन डिटेल द डिस्काउंटेड कैश फ्लो, रादर दूसरे मॉडल्स को यूज करके उसका एक एवरेज लिया गया था। माय होल पॉइंट इज के आवर स्टडी शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू दीज थिंग्स ओनली। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मॉडल्स भी लगता है, मार्केट प्राइस भी एक चल रही होती है, वो भी एक रेफरेंस की तरह काम करता है, और हमारी जैसे सिमिलर कंपनीज किस पे वैल्यूड है उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। सो दिस इज ए प्राइमरी इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आप ये सारे टर्म्स एक बार देख ले, फटाफट नोट डाउन कर ले, क्योंकि इन सभी पे एक एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच होगा, और उसके बाद हम इन तीनों के ही सेपरेट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और है, जैसे कि रीपर्चेज, बायबैक, डिविडेंड डेट्स, वो सब, बट दे आर वेरी वेरी बेसिक, तो मैंने यहाँ पे उनको लिखा नहीं है, बट ऑफ कोर्स हम कमिंग वीडियोस में उसको भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मॉडल्स 1 by 1 एंड उसके रिलेटेड क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है वो हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।